हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और हर एक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस वाली वीडियो में भी आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस के आंसर को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें गले में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आयोडीन हमें नमक से मिलता है। ठीक है, नमक से मिलता है आयोडीन, और नमक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं जिसे हम खाते हैं घर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? यानी कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है? तो वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि या कौन सी ग्लैंड हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होती है लीवर यानी यकृत। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो वो है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे माइंड में होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी 2 राज्यों में बहती है, पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा में है ये हीराकुंड बांध यानी हीराकुंड डैम, और ये सबसे बड़ा डैम है भारत का। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की जो करेंसी है वो है युआन, और चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग और ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और यहाँ पे हर 6 साल में चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक या फाउंडर हैं हेनरी डूनॉन्ट। ओके, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है। ठीक है, अनीमिया रोग होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है, रेड होता है, और हमारे ब्लड में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, और प्लाज्मा भी होता है, और प्लेटलेट्स भी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? यानी भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। ओके, तो सरोजनी नायडू एक ऐसी पहली महिला है जो किसी भी राज्य की क्या बनी थी? गवर्नर यानी राज्यपाल बनी थी। इससे पहले किसी भी राज्य में किसी भी महिला को राज्यपाल नहीं बनाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी पहली महिला को राज्यपाल बनाया गया था। उनका नाम है सरोजनी नायडू, और इन्हें हम कहते हैं क्या? भारत कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार नहीं बनवाई थी। ये इनके एक पीर बाबा थे, जो भी इनके धर्म में होते हैं इनके बाबा, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पे ये कुतुब मीनार उन्होंने बनवानी शुरू की थी, बट इनकी डेथ हो गई बाद में और ये कंप्लीट नहीं करा पाए। तो इल्तुतमिश जो बाद में बादशाह या राजा बने थे, उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था। तो स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ये गुलाम वंश के राजा थे। ठीक है, यानी स्लेव डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र जो किताब है इसमें आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगी, इसमें आपको राजनीति मिलेगी। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें आपको राजनीति के बारे में बताया गया है। जो चाणक्य या कौटिल्य थे, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके 3 नाम हो गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, और ये मौर्य वंश के समय में थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प की थी अपना साम्राज्य स्थापित करने में। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में, और ये कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है?
द का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, ठीक है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द के कितने सदस्य हैं? तो इसका हेडक्वार्टर तो पता चल गया काठमांडू में नेपाल में है, लेकिन इसके सदस्य जो हैं 8 सदस्य हैं और वो हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत भी इसमें इंक्लूड है। भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516 किलोमीटर। गुजरात से शुरू होती है, फिर ये जो है ख़त्म होती पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत, जो कि माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, सबसे पहले बता दूं, ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी सूरी वंश का राजा था और इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं था मुग़ल वंश का राजा और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, ठीक है। इसने हुमायूं को 2 बार लगातार हराया, 1539 में, 1540 में, और फिर इसे भागना पड़ा और शेरशाह सूरी फिर वहाँ पे राजा बन गया। लेकिन 5 साल बाद इसकी डेथ हो गई और इसके बाद जो इसके सक्सेसर आए यानी इसके बाद के जो राजा है शेरशाह सूरी के, वो काफ़ी कमज़ोर थे और इनका ध्यान राजपाट बढ़ाने में नहीं था, तो जल्दी से वापस आ गया कौन? हुमायूं वापस आ गया और हरा दिया बैरम खान की मदद से ये सूर्य वंश के बाकी के राजाओं को। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कोलकाता से पेशावर तक है। कोलकाता यानी जो पश्चिम बंगाल में है और पेशावर यानी कि जो पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। बता दूं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रात में आपको कम दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से, जो कि अगला क्वेश्चन है, सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी मिलता है सनलाइट से यानी सन की रोशनी से। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। तो विटामिन सी कहाँ होता है? विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, जैसे कि आंवला, नींबू या संतरा या मौसमी, इन सभी में विटामिन सी मिलेगा आपको। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, अभी मैंने आपको बताया। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? देखिए, जैसे आपको ब्लड आपकी ब्लीडिंग होती है या फिर खून आपका बहने लगता है, तो थोड़ी देर बाद जब उसको आप किसी चीज़ से दबा देंगे या हाथ से ही, तो वो ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में विटामिन के होता है, जो कि जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी खून की क्लॉटिंग करता है, उसको जमा देता है ताकि ज़्यादा वो बह ना पाए। तो अगर विटामिन के की कमी है किसी में, तो उसका खून जो बहुत कम बहना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बहने लग जाएगा और रुकेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, ओके। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील जो हैं वो ए और ई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, विटामिन ई भी होता है और विटामिन के भी होता है, यानी कुल मिला के 6 विटामिन हो गए, ए बी सी डी ई और के। इसमें कुछ विटामिन वसा में यानी फैट में घुलनशील होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, और कुछ पानी में यानी जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन बी, सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने बच गए वो वसा में घुलनशील होंगे, ठीक है। तो विटामिन ए और ई इसमें लिखा हुआ है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कि साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, बता चुका हूँ। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है जिससे हमें हंसी आती है? वो गैस कौन सी है? वो है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है जिससे हमें हंसी आती है, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। एक और होता है सोडा, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। आगे देखते हैं, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता मिला के, ठीक है। पीतल जो है तांबा और जस्ता मिला के बनता है।
कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? पूरी नेत्र नहीं दी जाती है बल्कि उसका एक पार्ट दिया जाता है, उसका दान किया जाता है, तो वो है कॉर्निया, कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है, B12 में होता है कोबाल्ट, और इससे हम कैंसर का उपचार भी करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, यानी हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सेल से क्या बनते हैं? सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं क्या? टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, है ना, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए यानी बीपी मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मापने में, जिसमें मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो परमानेंट होती है रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी, और टेम्परेरी होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। बता दूं कि कांग्रेस 1985 में बनी थी, यानी 1985 में, और A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने इसे फाउंड किया था कांग्रेस को, ठीक है। तो 1985 में कांग्रेस बनी थी, लेकिन 1905 में एक ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। बताता हूँ मैं कैसे। 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। बंगाल जो था उसमें आज का असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिला के एक बंगाल हुआ करता था, बहुत बड़ा था ये प्रोविंस। तो बंगाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, वो भी धर्म के अनुसार, मुस्लिम और हिंदू धर्म के अनुसार। जहाँ ज़्यादा मुसलमान थे वहाँ पे पूर्वी बंगाल बना दिया, और जहाँ हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पे पश्चिमी बंगाल बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेस को बुरा लगा, तो कुछ लोग उसके एक्सट्रीमिस्ट हो गए, जैसे कि लाल बाल पाल, ये तीन नाम लिए जाते हैं, यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल बहादुर शास्त्री कैसे हो जाएंगे, लाल लाजपत राय, हाँ। तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ने मिलके अपना एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी दल बना लिया और कहा कि हम अंग्रेज़ों से ऐसे लड़ नहीं पाएंगे, हमें लड़ाई करनी होगी हथियारों से। जबकि जो बाकी कांग्रेस थी वो उदारवादी में शामिल हो गए, यानी कि उनको कागज़ से प्रोटेस्ट करना था, सब कुछ कार्रवाई ऑफिशियल करनी थी, ठीक है। तो इस वजह से 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई, और बाद में 1916 में वापस से दोनों एक हो गए, ठीक है। तो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और 1916 में हुआ था लखनऊ में अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजा प्रथम चोल ने, ठीक है। राजा जो कि चोल वंश का राजा था, राजा फर्स्ट, इसने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये जो चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्या वंश है, ये सारे साउथ इंडिया के डायनेस्टी है। मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मैंने आपको पहले बताया कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा के भगा दिया था और वो खुद ही भाग गया था। तो अकबर जो था वो जब वो बाहर था, कौन, हुमायूं जब बाहर था, तो वहीं पे अकबर पैदा हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में, यानी अमरकोट के किले में अकबर पैदा हुआ था, और अकबर एक अनपढ़ राजा था। आगे बात करेंगे वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप। अब ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन में ऐड हो गया है, जितने पुराने क्वेश्चन में ऐड होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। 2014 में फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, और 2018 में अभी जो हुआ है 2018 में हुआ है रूस में, यानी रसिया में हुआ है, और इसे जीता था फ्रांस ने, ठीक है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ है? रूस में हुआ है, और फ्रांस ने जीता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन।
आगे देखते हैं, रूस में रूबल चलता है, यानी वहाँ की करेंसी है रूबल। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ये पुराना क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ है इस बार, उसको जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में ही हुआ था ये वर्ल्ड कप 2019 का, और इंग्लैंड ने ही जीता है। ठीक है, जैसे 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और 2019 में हर 4 साल में एक बार होता है, 2019 में इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड ने जीत लिया। और दोनों बार फाइनल में किसको हराया गया? न्यूजीलैंड को दोनों बार फाइनल में हराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर करता है। यानी कि कभी कभी दोनों सदन एक साथ बैठ जाते हैं, दो सदन हैं संसद में हमारे, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। कभी कभी दोनों सदन को एक साथ बुलाते हैं, तब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? अब नहीं है, तो धारा 370 की वजह से उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। अब धारा 370 हटा दी गई है 5 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वही धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करता है। मैं आपको बता दूं कि एक होता है ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल, और एक होता है मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस भी बिल में रुपए पैसे से रिलेटेड कोई काम होगा, खर्चा होगा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो वो मनी बिल में आ जाता है। और इसे कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही बताता है कि भैया ये मनी बिल है। अब इसका फ़ायदा क्या है? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का फ़ायदा क्या है? देखो, अगर ऑर्डिनरी बिल संसद में पास होना है तो उससे पहले लोकसभा में पास होना पड़ेगा, फिर उसे राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी भी हाउस में पास नहीं हुआ तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर करेगा। ये साधारण बिल में होता है। जबकि मनी बिल में क्या होता है कि लोकसभा में पास होना ज़रूरी है और राज्यसभा में पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो नहीं भी पास करते राज्यसभा वाले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है मनी बिल का। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो विश्व में सात महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। आगे देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, और जो दिल्ली है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। पटना जो है वो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है और यहाँ पे चांदी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार है वेटिकन सिटी। ये इटली एक देश है, उसी के अंदर यानी देश के अंदर देश है। इटली के अंदर एक जगह है वेटिकन सिटी, वो एक देश है। आगे देखते हैं, सुएज़ नहर यानी सुएज़ कैनाल किन दो सागर को जोड़ती है? कौन से 2 सागरों को सुएज़ नहर जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपस में सुएज़ नहर। यानी जो सुएज़ कैनाल है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। आगे देखते हैं, पनामा नहर जो पनामा कैनाल है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। आगे देखते हैं, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है दादरा और नगर हवेली की राजधानी। बता दूं, भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन फिर धारा 370 हटा दी गई और जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन बाद में उसे क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उसको 2 भागों में यानी 2 यूटी बना दी गई। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। यानी पहले 7 यूटी थी भारत में और 2 बढ़ गई तो 9 यूटी बन गई। ठीक है,
लेकिन जो हमारे 29 राज्य थे तो राज्य कम हो गया, यानी 28 राज्य हो गए और 29 हो गए यूटी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दो हमारी जो यूटी थी, यानी कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये दो अलग अलग यूटी थी, इन दोनों को मिला दिया गया और इनको एक कर दिया गया। ओके, यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव अब दोनों मिलके एक यूटी कहलाएंगे। तो यानी जो पहले 7 से 9 हो गए थे यूटी, अब 9 से फिर 8 हो गए हैं। तो अभी करंटली भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में जो है केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, ठीक है, और सांभर झील भी यहीं पे है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि कांग्रेस के हैं। आगे देखते हैं, विश्व दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान, यानी नया देश बन गया, सूडान से कट के नया देश बन गया साउथ सूडान, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है? यानी साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, और ये सूडान से हट के बना था। सूडान एक देश, जैसे भारत एक देश था, भारत का एक पार्ट पाकिस्तान बना दिया गया, उसी तरीके से सूडान एक देश था और उससे ही कट के एक नया देश बनाया गया साउथ सूडान। तो साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, जबकि सूडान की राजधानी है खार्तूम। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पहले ये योजना आयोग होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो 2014 से, तब से योजना आयोग का नाम बदल गया है, अब इसे नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो यानी अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी एक बायोग्राफी यानी जीवनी है अकबर के ऊपर। एक और इसके अलावा बुक है जो अबुल फजल ने लिखी है, वो है अकबरनामा। तो अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों बुक्स को अबुल फजल ने लिखा है। अकबर हुमायूं का बेटा था और जो है जहांगीर का पिता था, ठीक है, और ये मुग़ल वंश का राजा था। मुग़ल वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो बाबर है, यानी बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। आगे देखते हैं, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास, चितरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां यानी 24 स्पोक्स होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी, जबकि पहली बोलती हुई फिल्म अगर बोलेगा, यानी कि जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो साइलेंट थी, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी, लेकिन अगर बोलती हुई फिल्म कहेगा तो आलम आरा ऐसी पहली फिल्म है जिसमें जो रिलीज़ हुई थी बोलती हुई। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है, छोटी सबसे होती है वो। और सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर, ठीक है, फीमर होती है जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो 639 पेशियाँ होती हैं मानव शरीर के अंदर। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, इनका जीवन काल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो 120 दिन, यानी 3 से 4 महीने तक हमारी आरबीसी जिंदा रहती है, ठीक है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी वाइट ब्लड सेल्स होता है, ये जो है 1 हफ्ते तक जिंदा रहती है। आगे देखते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ताकि लोहा जंग से बच जाए तो इस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर यानी यकृत, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, ध्यान देना इस बात पे। और सबसे छोटी ग्लैंड पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि है, जो कि ब्रेन में होती है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र यानी ऑयल रिफाइनरी प्लांट कहाँ पर है, जो कि सबसे पहला है? और ये है असम के अंदर, डिगबोई एक जगह है, डिगबोई में है भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र, असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है और मनास नेशनल पार्क भी है। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि हैदराबाद में है चार मीनार और दिल्ली में है कुतुब मीनार। तो चार मीनार का
का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, यानी कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी चाहिए, इसका प्रस्ताव रखा था कांग्रेस ने। कब रखा था, कहाँ रखा था? तो सन 1929 में रखा था, लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर के अधिवेशन में, तब लाहौर, अभी लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन तब लाहौर भारत का ही हिस्सा था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है जो अभी भी चालू है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है, फेरी क्वीन, जो अभी भी चालू है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कि कोई देश भारत पे अटैक कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले अटैक हुआ था चाइना का, चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया था 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया था, तो भारत में इमरजेंसी लग गई थी सबसे पहले 1962, 1962, 26 अक्टूबर। भारत में इसके बाद में 1965 में लगी थी, यानी 1965 में 3 साल बाद लगी थी। किससे? क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पे। आगे देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही हटके एक नया राज्य बनाया गया, वो है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आगे देखते हैं, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला ऐसा मुस्लिम जिसने भारत पर अटैक किया था तो मोहम्मद बिन कासिम, और ये 712 ईस्वी में आया था भारत पर अटैक करने, मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भारत में किसी भी मुस्लिम ने आक्रमण नहीं किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो पहले जानो सेल्यूकस है कौन। सेल्यूकस वो है, आपने नाम सुना होगा सिकंदर का, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतना चाहता था, उसने हर जगह जाके जीत हासिल करी। फिर वो इंडिया भी आया, इंडिया में उसका सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से, और पोरस से उससे बहुत भयंकर लड़ाई हुई। पोरस वो युद्ध जीत सकता था, लेकिन स्टूपिडिटी की वजह से वो हार गया। और पोरस को हराने के बाद उसकी जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की जो सेना थी उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि आगे वो और बढ़ पाए, तो उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसने अपना सेनापति यहाँ पे छोड़ दिया। अब सेनापति क्यों छोड़ेगा? इसने भारत में बहुत सारे राज्य जीते थे ना, तो उसको ऐसे तो जाने देगा नहीं, अपना सेनापति छोड़ के जाएगा। तो अपना सेनापति छोड़ के गया, उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने ही बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, पहला राजा था, और वो चाणक्य की सहायता से राजा बना था। और जब सेल्यूकस ने अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। हराने के बाद उसकी बेटी से शादी कर ली, और जब बेटी से शादी कर ली तो सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भी उसको चंद्रगुप्त मौर्य को भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज दिया अपनी बेटी के साथ साथ। तो उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन यही है कि सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो वो है मेगास्थनीज, और उसने बुक भी लिखी है। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, जबकि चाणक्य ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, ठीक है। और श्रीलंका का जो अभी राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे। विटामिन्स की खोज किसने की, यानी हु डिस्कवर्ड द विटामिन्स? तो ये फंक ने विटामिन्स की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील के लिए हमें आयरन चाहिए, क्रोमियम चाहिए और निकल चाहिए, यानी आयरन, क्रोमियम और निकल की सहायता से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। कांसा यानी ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है, यानी किन दो धातुओं को मिलाने से कांसा यानी ब्रॉन्ज बन जाता है? तो कॉपर को टिन में मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का कब संबोधित किया? कब संबोधित यानी एड्रेस किया? 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जलियांवाला बाग, सबसे पहले बता दूँ कि पंजाब के एक शहर अमृतसर में है,
जलियांवाला बाग। अब ऐसा ये मैसेकर या हत्याकांड क्यों हुआ था? देखो, 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर वन यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, तो भारतीयों की ज़रूरत थी किसको? ब्रिटिशों को, क्योंकि ब्रिटिश लड़ाई लड़ रहा था, यानी अंग्रेज़ लड़ाई लड़ रहे थे दूसरे देशों से, तो उनको सेना में भर्ती चाहिए थी बहुत सारे जवान। वो अपने अंग्रेज़ों को तो भेजेंगे नहीं लड़ने के लिए, तो उन्हें कौन चाहिए? उनको गुलाम चाहिए, और गुलाम कौन था? भारतीय थे। तो उन्होंने भारतीयों से कहा कि आप हमारे सेना में शामिल हो जाइए, और अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। तो 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 पे ख़त्म हुआ था। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, तो जितने भी भारत के लोग जो भारत से बाहर रह रहे थे वो इंडिया में आ गए। तो उस समय जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो 1915 में वो वापस भारत में आ गए। जब वो भारत में आ गए तो अंग्रेज़ों ने उनसे बोला कि आप हमारी मदद करो, लोगों से बोलो, लोग आपकी बात मानते हैं, अगर आप कहेंगे तो लोग सेना में शामिल हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने घर घर जाके लोगों से बोला कि प्लीज़ आप सेना को ज्वाइन करिए और इसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन यानी प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, तो अंग्रेज़ों ने और शिकंजा कस लिया और ज़्यादा अत्याचार करने लग गए। इससे सब लोगों को बहुत दुख हुआ, लोगों ने आंदोलन शुरू किए। तो फिर यहाँ पे एक जगह ये लोग इकट्ठा हुए, वो जगह थी जलियांवाला बाग। और फिर क्या हुआ? जनरल डायर ने इन पे गोलियां चलवा दी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का थोड़ी सी डिटेल, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बनारस के पास एक जगह है, और इनको बुद्धि का ज्ञान यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है। जबकि पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि नेपाल की लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाठी चार्ज से जो मृत्यु हुई थी वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज में, क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पुलिस की लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं का बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंका था किसने? भगत सिंह ने। ठीक है। और उसके बाद में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है। अगर सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो उसका नाम है परम, लेकिन अगर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर पूछेगा तो वो है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंगों में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन दिया था ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का यानी कॉपर का। सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। ठीक है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। और रेशम का कीड़ा जो होता है उनकी रेशम के निकालने की जो एक स्टडी होती है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।